हेलो दोस्तों, टीनो विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की आज ये वाली ई बुक दिख रही है जो बीचों में लगाई है मैंने। इसमें मैंने 1000 प्रश्नों का संग्रह रखा है। उसके हम आज 30 प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न के साथ इसके सभी ऑप्शंस का पोस्टमार्टम के साथ साथ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे उनको भी समझते चलेंगे, जिससे एक प्रश्न के साथ साथ 3 प्रश्न और बढ़ती तैयार होते जाएं। अब देखो, ये टारगेटेड होगी। जैसे देखो, जैसी एक ये चीज मैंने बनाई है जो 1000 प्रश्नों का संग्रह है। और इसके साथ साथ जो यूपी हिंदी जो साहित्य हिंदी हिंदी का जो साहित्य पूछा जाता है उसमें भी प्रश्न गलत होते रहते हैं। इस वजह से साहित्य की भी मैंने ये चीज तैयार की है। इसमें 30 से 35 पेज हैं, ज़्यादा है नहीं, तो हम एक दिन में या 2 दिन 2 क्लास में लगभग इसको हम कवर करके बना देंगे। ये पेज तो डबल बार लग गया है, तो हिंदी साहित्य भी करा देंगे। आज हम लोग इस चीज़ का संग्रह करने वाले हैं जो इसमें बीचों में लगाई गई है। 1000 प्रश्नों का संग्रह होगा। इसमें तो आज हम 30 प्रश्न देखेंगे। चलो चलते हैं। 30 प्रश्न देखेंगे देखो, और जो टारगेटेड होंगे, जैसे यूपी पुलिस भी लगा एग्जाम, आगे होमगार्ड भी लगा हुआ, एसएससी जीडी भी लगा है। तो ऐसी सारी चीज़ों को कवर करते हुए करेंगे, जिससे और भी चीज़ें कवर होती जाएं। जीएस में साथ साथ सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। चलिए चलते हैं हम लोग अब प्रश्न नंबर 1 पे। तो प्रश्न एक कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की कुल संख्या कितनी होती है। तो पुलिस जो रेंज होती है, तो पहले समझते हैं पुलिस रेंज होता क्या है। पुलिस रेंज प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया होता है, और पुलिस जिलों का एक समूह होता है। इसका नेतृत्व और जो पुलिस उप महानिरीक्षक, जिसे उसे बोलते हैं डीआईजी, इस तरह का अधिकारी करता है, जो अपने अंतर्गत आने वाले सभी जिलों की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यों की निगरानी करता है। तो इसकी संख्या होती है कितनी, 8। अब यूपी में कुल 18 पुलिस रेंज और 18 प्रशासनिक मंडल हैं। जो हर रेंज का मुखिया कौन होता है, आईजी। आईजी होता है। आईजी होता है, या फिर आईजी या डीआईजी, जो सबसे रैंक का अधिकारी होता है। अब 75 देखो, 75 ऑप्शन क्या हम समझे। तो यह उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है, और हर जिले की पुलिस का एक मुखिया एसपी या एसएसपी होता है। और आठ आठ क्या देखो, 8 यूपी में पुलिस जोन कितने हैं, उनकी संख्या 8 है। और जोन का मुखिया एडीजी होता है, जिसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है। और चौथे भी देखिए, चौथे ऑप्शन को, यह यूपी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआती संख्या कितनी थी, जो 7 थी। उसमें कौन कौन सी आती थी, लखनऊ। लखनऊ आता था। लखनऊ के साथ साथ नोएडा था। नोएडा, और इसके बाद था कानपुर। कानपुर उसके बाद में था वाराणसी। वाराणसी था। ये 4 कमिश्नरेट प्रणाली थी। ऐसे में चीजें देखते हुए चलेंगे। और देखो, 8 क्या थे। 8 में जो पुलिस जोन है वो कितने थे, 8। और 18, 18 उसमें जो पुलिस रेंजों की संख्या बताई गई है, और जिले 75। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के दौरान कानून के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बेगम हजरत महल, नाना साहब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। तो किसने किया था, नाना साहब ने। अब इसके कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे हम लोग अगर याद करने का तरीका भी ढूंढे, तो देखो, जैसे कान में नाना ने बात कही, ऐसे याद रखेंगे, कान में नाना ने बात कही। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे जो कानपुर का नेतृत्व, कानपुर का नेतृत्व वो नाना साहब से। तो इसे हम लोग कनेक्ट करके करके रखेंगे कि कान में नाना ने बात कही। अब देखो, ऑप्शन के साथ देखो, ऑप्शन को भी देखो। अब इसमें देखो, जो सही उत्तर है इसका जो है नाना साहब। अब कानपुर में इन्होंने तात्या टोपे की मदद से विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इनका असली नाम धोतू पांडे था। धोंडू पंडित पंत था। इनका नाम क्या था, धोंडू पंत। अब आ जाते बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और जैसे हम लोग बोलते हैं, नवाबों के शहर लखनऊ में बेगम रहती हैं, ऐसे याद रखेंगे। अब आए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की कुछ हिस्ट्री देखते हैं। जैसे यह जो थे, जो बिहार के शेर थे, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों की छक्के छुड़ा दिए थे। और रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था, और इनका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। क्या था इनका नाम, मणि मणिकर्णिका। ऐसे सुनते रहेंगे तो लिखने में सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम खराब होगा, इस वजह से सुनते रहेंगे, सारी चीज़ों को ऑप्शन में बताते रहेंगे, और चीज़ों को समझते रहेंगे, तो क्लास जल्दी भी हो जाएगी, टाइम कम खर्च होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या डीपीएसपी से संबंधित है। कौन सा है, भाग 4। भाग 4 ए नहीं है ना, ए गलत, ए मतलब ऑप्शन सी सही है, भाग 4। इसमें देखो क्या है, देखो 36 से 51 तक के जो अनुच्छेदों का वर्णन है, यह प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गए हैं। तो उसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।
अब देखते हैं भाग टू में क्या है, यह नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। और हम लोग ट्रिक ऐसे याद रखेंगे, जैसे 2 नंबरी काम करोगे तो नागरिकता छिन जाएगी। तो अब भाग टू में ये हो गया कि नागरिकता छीनने का वर्णन या 5 से 11 का जो वर्णन है भाग टू में है। भाग तीन में यह मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 है। इसमें भारतीय संविधान का इसे जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसको? भाग तीन को। मैग्ना कार्टा किसको बोला गया, लिख देते हैं मैग्ना कार्टा। अब भाग 4 ए, यह मौलिक कर्तव्यों जैसे 51 ए से जुड़ा हुआ है, जिससे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। इसको किससे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन कौन सा है? के। अब इसको देखते हो समझते हैं। देखो विटामिन के का जो काम होता है, जो चोट लगने पर खून को जमने में यही मदद करता है। इसका नाम फिलोक्यूनिन होता है। अब वो ऑप्शन ए को देखते हैं। जैसे विटामिन ए, इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल। यह आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी होता है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रात्रि अंधता या रतौंधी हम बोलते हैं। इसका नाम क्या था? रेटिनॉल। और विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसे खट्टे फलों में मिलता है और कमी से स्कर्वी और मसूड़ों से खून आना होता है। और विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए होता है, धूप से मिलता है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसका नाम रासायनिक होता है कैल्सीफेरॉल। इनके नाम लिख देते हैं। विटामिन ए का विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी B1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ऐसे विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। ऐसी सारी चीज़ों को याद रखें, क्योंकि एक पॉइंट से अगर एक क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हमें आगे ये भी पता होना चाहिए कि इसमें सारी चीज़ें कौन कौन से भी आते हैं। ऐसे देखते रहेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कहता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, बेतवा नहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारदा नहर। इसमें देखो क्या है, यह यूपी की सबसे लंबी नहर है, नहर प्रणाली है। शाखाओं सहित इसकी लंबाई कितनी है? 12,368। कितनी है? 12,368 इसकी टोटल लंबाई है। यह नेपाल सीमा से निकलकर बनबसा मतलब पीलीभीत से निकलती है। नेपाल सीमा पर बनबसा पीलीभीत से निकलती है। अब देखते हैं ऑप्शन को भी देख लो। ऊपरी गंगा नहर, इसमें क्या है? हरिद्वार से निकलती है और पश्चिमी यूपी की सिंचाई का मुख्य साधन है। निचली गंगा क्या है? निचली गंगा, इसका उद्गम नरोरा मतलब ये है बुलंदशहर से निकलती है, बुलंदशहर से होता है। और बेतवा नदी से निकाली गई, जो एक मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे झांसी है, जालौन है की प्यास बुझाती है। यह है बेतवा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी है? पीतल नगरी कौन सा है? मुरादाबाद। हम लोग इसको याद रखेंगे। पीतल नगरी कौन सा है? मुरादाबाद। अब इसको देखो, याद करने का तरीका क्या, देखो पीतल के बर्तन में पानी पीने से सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो ऐसे याद रखेंगे मुरादें से मुरादाबाद और पीतल नगरी बोल देंगे, पीतल नगरी मुरादाबाद। तो इसको हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो यह मुरादाबाद जो है यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और अपने पीतल के हस्तशिल्प और बर्तनों के निर्यात के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखें। अब यह अपने तालों के लिए फेमस है। अलीगढ़ में क्या होता है? तालों के लिए फेमस होता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU से प्रसिद्ध है। और इसमें याद कैसे रखेंगे? जैसे अली के घर में ताला लगा है, तो अली के घर में जब ताला लगा है तो अली से याद रखेंगे अलीगढ़, और ताला लगा से नगरी। ताला नगरी बोलेंगे तो अलीगढ़। फिरोजाबाद क्या है? ये से सुहाग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कांच की चूड़ियों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। और ये मशहूर है। और कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, क्योंकि कन्नौज को इत्र नगरी बोला जाता है। यह पूर्व का ग्रास भी कहते हैं, इसे पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 7। भारतीय संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी होती हैं? 80 और 31। 80 और 31। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखो, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें मतलब 80 हैं और राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें 31 हैं। और इसके ऑप्शन को भी देखें, 403 और 100। इसमें क्या है? देखो 403 और 100 में
यह यूपी की राज्य विधायिका जो है, विधायिका का आंकड़ा है, जो विधानसभा में 403 है और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। 75 और 18 क्या है? तो यूपी में जो जिले हैं वो 75 हैं और 18 प्रशासनिक मंडल, जो ऊपर मैंने बताया था कि डिवीजन मंडल बोलते हैं, उसे कितने हैं? 18 हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुलिस विभाग में दर्ज की जाने वाली एफआईआर का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, देखो इसे हिंदी में अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध मतलब कॉन्जिगुअल ऑफेंस होने पर पुलिस सबसे पहले यही दर्ज करता है, एफआईआर। और बाकी तो ऑप्शन चीजें गलत लिखी हैं, इसका कोई मतलब नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसमें होता है यकृत, मतलब बोले तो उसको लीवर। इसमें क्या होता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है। यह पेत्रस मतलब बाइल जूस का निर्माण करती है और जहर को बेअसर करती है। और अग्न्याशय पैंक्रियास बोलते हैं जैसे, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और एकमात्र मिश्रित, जिसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। और यह इंसुलिन हार्मोन निकालती है। थायराइड क्या है? यह गले में होती है और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अगर ये सी पूछ इसके बारे में अगर कुछ पूछा जाएगा तो ये कौन सी ग्रंथि आएगी? अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्लैंड ग्रंथि बोलेंगे। अब पीयूष क्या है? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं जिसे और यह मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने जितनी होती है माइंड माइंड में, मस्तिष्क में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब इसको अगर हम उसको तो पता ही होगा अपने, एकमात्र उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, यह बाघों बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह यूपी का सबसे बड़ा जिला भी है। अब तो याद कैसे रखेंगे, जैसे दूध और खीर का स्वाद यूपी में सबसे बढ़िया है। जैसे मान लो, या ऐसे याद रखो, दूध बना मतलब खीर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो दूध। तो दूध से बन जाएगा दुधवा और खीर से बन जाएगा खीरी, तो लखीमपुर खीरी और हो जाएगा वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं पीलीभीत। पीलीभीत क्या है? यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। टाइगर रिजर्व स्थित है और यहाँ से गोमती नदी फुलर झील से निकलती है। बहराइच। बहराइच के बारे में कुछ जानते हैं? यह कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इटावा। यह चंबल नदी के बीहड़ों और लाइन सफारी के लिए जाना जाता है। कौन सा? इटावा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन सबसे जो पहले काकोरी कांड किस वर्ष में घटित हुआ था? 1925 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। अब इसको याद करने का तरीका देखो, जैसे इसमें ट्रिक जो है, 25 की उम्र में क्रांतिकारियों ने लखनऊ जाकर ट्रेन को कवर कवर मतलब कवर कर लिया था। कवर से याद कि ककोरी और काकोरी हो जाएगा, तो 25 की उम्र में, तो 25 मतलब 1925। ऐसे हम लोग उसको याद रखेंगे 1925। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं, जैसे 1925 है, जो 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल थे और इसमें अशफाक उल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारी भी इसमें शामिल थे। उन्होंने सहारनपुर और लखनऊ जो पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था। यूपी सरकार ने ऐसे नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। 1920 में देखो क्या 1920, इस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 को देखो तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिससे बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें 4 फरवरी 1922 को। 1931 देखो, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दी गई थी। ये 1931 की तारीख है, इसको याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और जोग या गरसोप्पा और कुंचिकल, धुआंधार और शिव समुद्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंचिकल। यह कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीदार जलप्रपात है। अब जोग क्या है? जोग देखिए, यह कर्नाटक कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। उसमें क्या था, कई पुरानी किताबों में इसे सबसे ऊंचा बताया गया है, जो अब अपडेट हो चुका है, इसको याद रखना। और धुआंधार देखो क्या है, धुआंधार यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है और यहाँ पानी गिरने पर जैसे धुएं जैसी स्थिति का दृश्य बनता है, इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। शिव समुद्रम क्या है? यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर है और इसी इसी पर एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र लगा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन डी, सारनाथ में। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। यह वाराणसी के पास है और बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को
और मतलब पहला उपदेश दिया था, और बौद्ध ग्रंथों में इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब बोध गया, यह बिहार में देखो, बोध गया के बारे में समझो। यह बिहार में है और यही निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी, यह नेपाल में है, जो 500 यहाँ 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर, कुशीनगर के बारे में देखो, यह उत्तर प्रदेश में है, यहाँ बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। और यहाँ बुद्ध जो बौद्ध धर्म में जहाँ पर प्राण त्यागे थे वहां बोला गया था महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। उद्योग है, कृषि, सेवा क्षेत्र, खनन। इसमें क्या जाएगा, कृषि, जैसे वो एग्रीकल्चर। उसके बारे में समझने को, यह उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य है। और राज्य की लगभग 59.3%, कितने परसेंट, 59.3% कार्यशील जनसंख्या कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है, जैसे गेहूं है, गन्ना है, आलू उत्पादन में यूपी प्रथम है। और उद्योग में आ जाओ, उद्योग में क्या होता है देखो, उद्योग कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में बावजूद यूपी की पूरी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग नहीं है। और सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र की बात करें तो राज्य की जैसे जो जीडीपी है में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, जैसे आईटी और पर्यटन। लेकिन रोजगार का मुख्य आधार अभी भी कृषि ही है। खनन, यूपी के विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र जैसे मिर्जापुर में खनन होता है, जैसे चूना और पत्थर है, लेकिन यह भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करने का चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो महाभियोग किसमें है, अनुच्छेद 61 में। अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखो राष्ट्रपति अगर, तो उसको समझने का तरीका भी सुनो। राष्ट्रपति अगर एक नंबर का काम ना करे तो उसे छक्का, मतलब छक्का मारकर बाहर कर दो। अगर एक नंबर का काम ना करे तो उसे छक्का मारकर बाहर कर दो। तो 6 और 1, तो 6 से छक्का से 1, और 6 और 1 नंबर ही काम से 1। तो याद रखें 61, अनुच्छेद 61। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो अनुच्छेद 61 जो है, इसके तहत संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाया जाता है। यह प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह पद का प्रावधान है। ये किसमें कहता है, अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 72 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति होती है, किसमें, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 123 यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद सत्र में ना हो। इसमें ट्रिक क्या, जैसे 1 2 3 बोलकर सीधा कानून लागू कर दो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। नौचंदी मेला किसमें लगता है, ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। इसके बारे में देखो तो जैसे समझते हैं, जैसे ट्रिक इसकी क्या है। मेरठ की चंडी, मतलब चंडी को याद रखेंगे, चंडी से नौचंदी पूरे यूपी में फेमस है। मेरठ की चंडी पूरे यूपी में फेमस है, तो चंडी से याद रखेंगे, नौचंदी पूरे यूपी में फेमस है। अब चलते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो मेरठ, देखो मेरठ में यह मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा एक प्रतीक है, क्योंकि यहाँ नौचंदी देवी माता का जो मंदिर, मैंने एक पिछली क्लास में बताया था, यहाँ ऐसी कंडीशन बनती है, ये जो नौचंदी जो देवी है, नौचंदी देवी, इनका जो मंदिर और एक मजार जो मुस्लिम मजार, ये दोनों आमने सामने हैं बिल्कुल। तो मेरठ और ये एकदम आमने सामने है, इस वजह से इनका दोनों का एक अच्छा प्रतीक माना जाता है। तो वहाँ पर इसी हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक का वर्णन यहाँ दिखाया गया है। और इसमें देखो क्या है, मेरठ को खेल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे इसको कैंची नगर के भी नाम से जाना जाता है। आगरा देखो क्या है, यह प्रसिद्ध बटेश्वर मेला लगता है यहाँ प्रसिद्ध बटेश्वर मेला लगता है, और ताज महोत्सव भी लगता है, कहाँ पे, आगरा में। और वाराणसी की बात करें, यहाँ पे क्यों सी होता है, यहाँ पे क्या होता है, रथ यात्रा। यहाँ पे क्या होता है, रथ यात्रा। और संगीत का ध्रुपद मेला आयोजित होता है, कहाँ पे, वाराणसी में। सहारनपुर में आ जाओ तो यहाँ शाकुम्भरी मेला, देवी मेला, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पे लगता है, कहाँ पे, सहारनपुर में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, किसमें नापी जाती है ध्वनि, डेसिबल में। किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। अभी को ऐसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, डीजे का डेसिबल कम रखो वरना कान फट जाएंगे। तो इससे डीजे से याद रखेंगे डेसिबल, और कम रखो कान फट जाएंगे। मतलब मापने की इकाई जो है डेसिबल है। कुछ चीजें समझने के लिए जो चीजें तुम्हें याद रह सके, मैं इस वजह से बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा।
डेसिबल देखो इसमें क्या होता है, यह ध्वनि के तेज और धीमे होने की तीव्रता को मापता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मतलब इंसानों के लिए सबसे अच्छी बताई गई है। कितनी? 45 डेसिबल। 45 डेसिबल। 45 डेसिबल की ध्वनि एकदम परफेक्ट बताई गई है। और हर्ट्ज क्या है? यह ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई है। इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अब ओम क्या है? ओम यह विद्युत विद्युत प्रतिरोध का मापने की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। जूल क्या है? यह कार्य और ऊर्जा को मापने की इकाई है। कौन सी? जूल। अब चलते प्रश्न नंबर 18 पे। करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन पे। इसमें देखो क्या था, अंग्रेजों, इसमें ट्रिक हम लोग क्या कहती है, जो टीएन ट्रिक नाम दिया था उसमें, अंग्रेजों भारत छोड़ो वरना अब हम करेंगे या मरेंगे। उन्होंने ये चीज बोल दी थी, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो वरना हम करेंगे या मरेंगे। तो ऐसे हम लोग चीजों को कनेक्ट करके याद रखेंगे। देखो इसमें क्या था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया ग्वालिया मतलब टैंक के मैदान में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। और इसमें क्या था, शुरू किया था और यही नारा दिया था। इसमें क्या, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, ये कौन सी कंडीशन थी? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद। चंपारण क्या, चंपारण सत्याग्रह, इसमें देखो 1917 में हुआ था। कब हुआ था चंपारण? 1900 1917 में हुआ था। और यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो मतलब नील की खेती के लिए, नील की खेती करने वाले किसानों से समर्थन में थे। किसमें? 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। असहयोग आंदोलन इसमें 1920 में शुरू हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में। कौन सा? असहयोग आंदोलन। और सबने अवज्ञा आंदोलन, इसमें 1930 में दांडी मार्च निकालकर नमक कानून तोड़ने वाले के साथ आंदोलन हुआ था। कौन सा? सबने अवज्ञा आंदोलन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसको थोड़ा समझते हैं। तो दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। देखो हम लोग ट्रिक कहती है कि जो सबसे बूढ़ी मतलब वृद्ध होती है तो वही गोद में खिलाती है। तो ऐसे याद रखेंगे, जो इंसान जैसे हम लोगों को घर में भी होता है, जो इंसान बूढ़ा होता है या बुजुर्ग होते हैं तो वो लोग बच्चों को खिलाते हैं। तो ऐसे ही हम इसको कनेक्ट करके याद रखेंगे। बूढ़ी से याद रखेंगे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, तो उसमें गोद में खिलाती है तो गोद से याद रखेंगे गोदावरी। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा समझते हैं। देखो यह प्रायद्वीपीय है, गोदावरी के बारे में देखो सुनो, पूरी बात को समझो। देखो यह प्रायद्वीपीय है, भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर, और इसकी आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा कहते हैं या कहा जाता है, जो भी समझ लेते हैं। कावेरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर जैसे उत्तर में गंगा पवित्र है, ऐसे इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। किसको बोलते हैं? कावेरी को। कृष्णा के बारे में सुनो, यह महाबलेश्वर से निकलती है और प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध इसी पर स्थित है। कहाँ, किसमें स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी पे। अब इसकी बात करते हैं नर्मदा। यह अमरकंटक से निकलती है, जो भ्रंश घाटी है ना, भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती, ऐशुरी बनाती है। नर्मदा क्या बनाती है? ऐशुरी। ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी? नर्मदा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अब इसको समझते हैं। देखो उसके ऑप्शन समझते हैं। इसमें ऑप्शन है 76, 148, 280, 324। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो अनुच्छेद 148, सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका काम सरकार के खर्चों को ऑडिट करना या सार्वजनिक धन का रक्षक भी कहा जाता है। इसे सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 76 क्या है? अनुच्छेद 76 कैसे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल, जिसको बोलते हैं एजी, भारत के महान्यायवादी बोलते हैं इसको, महान्यायवादी से संबंधित है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कौन सा?
महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अब आ जाते हैं अनुच्छेद की 280 पे। इसका देखो क्या है, यह वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। 324 की बात करें तो यह चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना और शक्तियों का वर्णन करता है। कौन सा 324? इसमें क्या है, जो बोलते हैं इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। इसमें इसकी स्थापना का वर्णन है, स्थापना का वर्णन है और उसकी शक्तियों का वर्णन है, शक्तियों का वर्णन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी बरेली। तो दलहन अनुसंधान कहाँ पे है? कानपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। तो कानपुर के याद में तरीका सुनो, कानपुर के चौराहे पर दाल मोठ बहुत बिकती है। दाल मोठ से याद रखेंगे दाल, और कानपुर के चौराहा पर ऐसे हम लोग इसको याद समझने की दाल से बनेगा दलहन, दलहन अनुसंधान। अब इसके पोस्टमार्टम थोड़ा समझते हैं। देखो, कल्याणपुर कानपुर में यह राष्ट्रीय स्तर का दलहन अनुसंधान रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा मतलब चीनी संस्थान है, जिसे बोलते हैं INSI भी स्थित है। लखनऊ की बात करें, यह केंद्रीय विश्व अनुसंधान कहाँ पे? विश्व अनुसंधान, ये है विश्व अनुसंधान। ये तो HRI स्थित है कहाँ पे? प्रयागराज में। HRI मतलब हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रस्थान संस्थान, ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। बरेली में क्या है? इसके इज्जत नगर इसके इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। कहाँ पे? बरेली में। अब देखो, लखनऊ में एक चीज भी और है, विश्व अनुसंधान भी है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान भी कहाँ पे है? लखनऊ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए को पढ़ें 1935, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949। 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? आज़ादी आज़ादी 1947 के 2 साल बाद मतलब 49 RBI की पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आ गया था, मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो 1947 से 2 साल बाद मतलब 1949। अब 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब ये 1935 क्या है? ऑप्शन में 1935 भी इसके बारे में सुनो। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, और यह यंग हेल्टन जो कमीशन की सिफारिश पर इसका शुरुआती मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था, और जिसे 1937 में मुंबई लाया गया था। अब आ जाते हैं ऑप्शन 1955 पे। ऑप्शन ऑप्शन सी 1955। इसमें क्या था? इस वर्ष इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। इंपीरियल बैंक का नाम पहले क्या था? है ना, स्टेट बैंक का नाम पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। 1955 में इसका नाम बदल के SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अब इसके बारे में बात करते हैं 1969। इस वर्ष इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया था। किसमें? 1969 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, सचिन तेंदुलकर और जेटली, हम लोगों को सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें देखो क्या होता है कि 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर ऐसे खिलाड़ी के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के। इसमें इस खिलाड़ी को 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। पहला रत्न जो दिया गया था, ये पहला किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद को, जो शतरंज को मिला था। किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। आप देखते हैं मिल्खा सिंह। इसका मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता है? इनका अन्य नाम क्या है? द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हैं, और भारत के महान धावक हैं। सचिन तेंदुलकर ये भारत रत्न पाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2014 में मिला था इनको। इनको कब मिला था? 2014 में सचिन तेंदुलकर को, 2014। अब अरुण जेटली, इनके नाम पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया था। इनके नाम अरुण जेटली स्टेडियम। तो पहले इसका नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। इसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया? अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। इसमें क्या था? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में जो लोगो है उसमें किस जीव का चित्र है? शेर, 2 मछलियां, गरुड़ और हाथी। तो सभी लोग जानते हैं 2 मछली होती है, धनुष का उसमें अंदर वर्णन किया गया है। तो उसकी ट्रिक में थोड़ा समझते हैं। जैसे यूपी पुलिस की नज़र और पानी में जो तैरती मछली की आंख पर रहती है, जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, ऐसे समझ लो। तो लोग ऐसे याद करके रखेंगे। जैसे इसमें देखो समझते हैं, 2 मछलियां। यूपी पुलिस के लोगों में लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है।
और जिसमें दो दो मछलियां बनी होती हैं। ये मछलियां अवध के मुस्लिम शासकों मतलब नवाबों का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। और शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में चार शेर होते हैं, जो पुलिस अधिकारियों की टोपी के बैज पर लगा होता है। बैज नहीं होता टोपी पर, उस पर लगे होते हैं। गरुड़ क्या है? तो गरुड़ यह भारतीय वायुसेना आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स के विशेष कमांडो फोर्स का नाम और एक प्रतीक है। क्या है? गरुड़, इसे बोलते हैं गरुड़। हाथी क्या है? यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। कौन सा? हाथी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 25। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? उसको सभी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी ऑप्शन तो गलत ही है। तो हम उसकी ट्रिक याद करते हैं, समझते हैं। जब हम हंसते हैं तो माहौल नाइस हो जाता है, तो नाइट्राइज, नाइट्राइज पढ़ो उसको। जब हंसते हैं तो नाइट्राइज हो जाता है, तो नाइट्राइज ऑक्साइड। ऑक्साइड जब हम लोग उसको सूंघते हैं तो उससे ये अंदर हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हम लोग हंसने लगते हैं। इसके बारे में समझते हैं। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? N2O। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यह गैस हंसाने के साथ साथ जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर द्वारा दर्द कम करने के लिए भी किया जाता है। और एनओ क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। यह शरीर में रक्त वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है। कौन सा? एनओ। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको फैलाने का काम करता है एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? एनओटी, NO2। ऊपर वाला ये देखो, इसको जो लिखा है ये N2O है, अब वो है NO2, जो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? यह भूरे रंग की जहरीली गैस है जो प्रदूषण फैलाती है और अम्लीय वर्षा करने का कारण बनती है। और सल्फर ऑक्साइड क्या है? SO2। इसको क्या बोलते हैं? SO2। इसमें क्या होता है? कारखानों से निकलने वाली गैस अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जिससे ताजमहल का रंग पीला पड़ जा रहा है। इसको बोलते हैं स्टोन कैंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के किस जिले का एक मुख्य उत्पाद है? सिद्धार्थनगर, महोबा, गोरखपुर, गोंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर। इसमें क्या होता है? तो अगर हम इसको याद करने का थोड़ा ट्रिक देखें, अपनी जो टीएनओ हॉट ट्रिक है, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो तपस्या के बाद काला नमक डालकर चावल का प्रसाद खाया था, ऐसे याद रखो। हम लोग ऐसे याद रख लेंगे तो हम लोग थोड़ा कनेक्ट करेंगे, थोड़ा याद हो जाएगा। तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने तपस्या के बाद काला नमक चावल डालकर प्रसाद खाया था। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, सिद्धार्थनगर, काला नमक चावल। अब इसके बारे में देखो, समझते हैं। सिद्धार्थनगर, यह काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है और इसकी महक और स्वाद पूरी दुनिया में मशहूर है। काला नमक चावल यह सिद्धार्थनगर का ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब महोबा क्या है? महोबा में यह गौरा, जो गौरा गौर पत्थर, जो नहीं गौर पत्थर बोलते हैं उसे, गौर पत्थर शिल्प और अपने बेहतरीन पान के लिए जाना जाता है। कौन? महोबा। गोरखपुर देखो, यहाँ का टेराकोटा फेमस है। टेराकोटा मतलब बोलते हैं उसको पकी हुई मिट्टी के बर्तन और खिलौने, वो भी ODOP में आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। गोंडा, यह जो होता है गोंडा, की गोंडा की अगर बात करें, कौन? यह जिला जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। किसमें? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। ये आएगा खाद्य प्रसंस्करण के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सुनते रहना, क्योंकि चीजें लिखेंगे तो ज्यादा टाइम खराब होगा, सुनने से चीजें कवर भी हो जाएंगी और सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम भी होता जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। यह भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब ये पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज किन संविधान से प्रेरित हैं? तो किससे संबंधित है? सोवियत संघ से। तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। जब कोई अपना रूस जाए, जब अपना कोई रूस जाए तो उसे मनाना हमारा कर्तव्य है। तो रूस जाए तो मतलब रूठना, और हमारा जब कर्तव्य है तो कर्तव्य से क्या होएगा? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य से याद रखेंगे, मूल कर्तव्य से याद रखेंगे, मूल हमारा जो हमारा मनाना हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य से याद रखेंगे मूल कर्तव्य। और रूस जाए मतलब रूठ जाए, रूठ जाए तो याद रखेंगे रूस। कौन सा? संयुक्त संघ रूस, सोवियत संघ से लिया गया है। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1900 जो 1976 के द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A अनुच्छेद 51 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में अब कितने हैं? 11 हैं। अमेरिका अमेरिका यहाँ से हमारे मूल अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP लिए गए हैं। DPSP लिए गए हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
हाँ, जर्मनी तो बच गया है ना हम लोगों के पास। जर्मनी, जर्मनी में क्या था? जर्मनी यहाँ के वाइमर संविधान के आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन का प्रावधान है। किसमें? जर्मनी से क्या है? वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन प्रधान जो प्रावधान है लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक भारत के इतिहास में प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी कौन है? हम लोग सभी लोग जानते होंगे, ज्योतिबा फुले। अब इसके साथ ऑप्शन को भी देखते हैं। देखो, अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, गुलामी के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्योति जलानी पड़ती है। गुलामी के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्योति जलानी, ज्योति से याद रखेंगे ज्योतिबा फुले, और गुलामी के अंधेरे को, गुलामी से गुलामगिरी, तो ऐसे हम लोग उसको करके याद रखेंगे। अब चलते हैं इसके पोस्टमार्टम थोड़ा करते हैं ऑप्शंस का। पहले ज्योतिबा फुले के बारे में सुनो। इन्होंने 1873 में यह पुस्तक लिखी थी। इन्होंने ही महाराष्ट्र में दलितों और शोषित के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। अब बी आर अम्बेडकर, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें मूकनायक पत्रिका भी शामिल है। और पेरियार, पेरियार कौन थे? दक्षिण भारत में इन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो आत्मसम्मान आंदोलन था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। किसने? पेरियार जी ने। स्वामी विवेकानंद, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, इनके सभी पीछे ज्यादातर योग लगा होता है। तो कर्म योग हुआ, राजयोग हुआ, ज्ञान योग हुआ। और इन्होंने 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1900 1900 नहीं, सॉरी 1897 में, 1897 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं जैसे आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? अब इसमें देखो ऑप्शन है 120, फिर 20 दिन, 60 दिन और 150 दिन। तो ट्रिक हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी हमारे शरीर में 120 की स्पीड से भागती हैं। ऐसे याद रखो, 1-2-0 मतलब 120 की स्पीड से भागती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आरबीसी का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना। आरबीसी काम होता है कोशिका की हर कोशिका की मतलब हर कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। और इनका निर्माण बोन मेरो बोलते हैं उसको, अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो तिल्ली बोलते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि वहां जाकर खत्म हो जाती हैं। अब 20 दिन क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं जैसे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत छोटा होता है, लगभग 2 से 20 दिन, 2 से 3 दिन। वो तो मैक्सिमम ज्यादा लिख दिया गया, 2 से 3 दिन मैक्सिमम होता है। कुछ हफ्ते समझ लो, ऐसा समझ लो हमारे शरीर के सिपाही हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। अब 60 दिन या 150 दिन, इसमें क्या है? ये कोई विकल्प ऐसा कंफ्यूज करने के लिए है, और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। चलो अब चलते हैं नंबर 30 पे, हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उसकी थोड़ा हम तुम्हें इसकी भी ट्रिक बताएंगे कुछ। देखो, ऑप्शन नंबर ए है कानपुर नगर, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। अब जिसके पास बुद्ध जैसा ज्ञान होगा वही जिले में सबसे ज्यादा साक्षर होगा। समझ गए? तो न्यूनतम, अब देखो 2 चीजें में पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता, अधिक एक साक्षरता पूछेगा, ये एक अधिक, एक न्यूनतम। अब अधिक देखो, जब पूछे साक्षरता पूछा है, जो बुद्ध से याद रखेंगे, बुद्ध जैसा ज्ञान, यहाँ से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। और जब पूछेगा कि कौन सा सबसे कम है, न्यूनतम, तो श्रावस्ती मतलब सिरपन बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं। तो यहाँ से रखेंगे क्या? श्रावस्ती, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूनतम श्रावस्ती। अब इसके ऑप्शन को समझते हैं। देखो, गौतम बुद्ध नगर है यह यूपी का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। इसमें कितनी है साक्षरता? 80.12%। और यहाँ पुरुष साक्षरता भी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और कानपुर नगर क्या? यह महिला साक्षरता मतलब फीमेल लिटरेसी के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है। कौन? कानपुर नगर। और आ जाओ गाजियाबाद, यह यूपी का सबसे अधिक जनघनत्व मतलब पॉपुलर जो डेंसिटी होता है उससे उसमें सबसे ज्यादा है। किसमें? जनघनत्व में। कौन सा? गाजियाबाद में। श्रावस्ती, यह यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला, मैंने बोला ना कम साक्षरता वाला कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही हम लोग आज 30 क्वेश्चन देखें, ज़्यादा बड़ी क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। छोटी छोटी क्लास करते रहेंगे। ऐसे ही हम पूरी 1000 क्वेश्चन जो सीरीज मैंने दिखाई थी, ऐसे ही प्रश्न है, सभी में सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। तो मैं ऐसे समझ लो, अगर मैंने 1000 क्वेश्चन को संग्रह करके निकाला है और सभी में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन के एक ऑप्शन तो उसी का आंसर होता है, तो अगले 3 ऑप्शन उनके क्वेश्चन के समान ही हैं, लगभग उनके 3 गुना, मतलब 3000 प्रश्नों का संग्रह है ये, पूरे 3000 प्रश्नों का। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और कोशिश करें यही रहेगी कि वीडियो डेली आएगी, जीएस की हिंदी की भी, जो हिंदी की भी शेड्यूल होती है और वो भी होती है। हिंदी की क्लास अभी शेड्यूल है जो सुबह 8 बजे लगी हुई है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।